नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले आधे घंटे में हम ट्रैक कर रहे हैं वो खबरें जो दिन भर में होंगी डेवलप और डालेंगी आप पर असर। तो रुक करते हैं सबसे पहले टॉप स्टोरीज का आज के एजेंडे में। वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए प्रधानमंत्री आज रवाना करेंगे दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज। काशी में टेंट सिटी समेत 1000 करोड़ रुपए से अधिक की अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली के कंझावाला केस में गृह मंत्रालय ने की पीसीआर वैन में तैनात पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने की सिफारिश। निगरानी रखने वाले अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने का दिया निर्देश। जोशीमठ में एनटीपीसी सुरंग को लेकर उठ रहे सवालों और अफवाहों के बीच डीडी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्टिंग। शेलंग गांव में सुरंग के अंदर संवाददाता नीरज सिंह ने की तहकीकात। और पुरुष हॉकी विश्व कप में आज भारत की अपने पहले मुकाबले में स्पेन से होगी भिड़ंत। अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंग्लैंड और वेल्स के बीच भी आज अहम मैच। सबसे पहले बात करते हैं गंगा विलास को लेकर आज के एजेंडे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में गंगा नदी के किनारे दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाएंगे और एक टेंट सिटी का उद्घाटन करेंगे। इस क्रूज को रविदास घाट के सामने जेटी बोर्डिंग पॉइंट से 51 दिन के सफर पर रवाना किया जाएगा। एमवी गंगा विलास वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करने के बाद 51 दिनों में लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। इस दौरान ये क्रूज भारत और बांग्लादेश से गुजरने वाली 27 नदी प्रणालियों के रास्ते अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। क्रूज में 3 डेक, 18 स्वीट्स, जिसमें 36 पर्यटकों को ले जाने की क्षमता और सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल, जो यात्रा की पूरी अवधि के दौरान इसमें रहेंगे। क्रूज को इस प्रकार तैयार किया गया है ताकि दुनिया के सामने देश की सर्वश्रेष्ठ चीजें प्रदर्शित हों। क्रूज के माध्यम से विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार के पटना, झारखंड के साहिबगंज, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, बांग्लादेश के ढाका और असम के गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों के साथ साथ तमाम पर्यटन स्थलों की यात्रा की जा सकेगी। प्रधानमंत्री 1000 करोड़ रुपए से अधिक की जो टेंट सिटी है और अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। ये परियोजना शहर के घाटों के किनारे विकसित की गई, जो आवास की सुविधा प्रदान करेगी और वाराणसी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को पूरा करेगी। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया। टेंट सिटी में हर साल अक्टूबर से जून तक पर्यटन का जो पर्यटक हैं वो रह पाएंगे। और वाराणसी से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर। तो हरिकेश, हम नया सवेरा में ये चर्चा कर रहे थे कि जो क्रूज है इसकी क्या क्या खासियत है। आपके पीछे मैं क्रूज देख सकती हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री इसका अनावरण करेंगे। हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को आपके माध्यम से कि ये क्रूज इस वक्त जब खड़ा है तो किस तरह से लग रहा है और क्या इसका नज़ारा है। सबसे पहले तो मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि थोड़ा इस क्रूज को दिखाएं। काफ़ी यात्री जो अभी ऊपर भी हैं वो आप देख सकते हैं। और सुबह बनारस के लिए चूँकि काशी जानी जाती है तो ये क्रूज जो है सुबह बनारस का लुत्फ उठा रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। चूँकि आज अभी प्रधानमंत्री इसको शुभारंभ करेंगे फ्लैग दिखा के, तो उसकी भी तैयारियाँ हैं। और हमारे पीछे की तरफ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सामने की तरफ जो है वो कुछ कलाकार आए हुए हैं। जो कलाकार 3 जगह से हैं। एक यहाँ पे आदिवासी जिला है सोनभद्र, वो कर्मा नृत्य करके अपना प्रस्तुति करेंगे। उसके अलावा अयोध्या से आए हुए हैं जो हलवाई बोलते हैं, वो लोक नृत्य है वहाँ का। और मिर्ज़ापुर का जो कजली चोला, एक फेमस कजली के लिए जाना जाता है काशी क्षेत्र और मिर्ज़ापुर, वहाँ के कजली और चोला जो नृत्य है उसका प्रदर्शन करेंगे इन जो हमारे अतिथि हैं उनके सामने। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कल ही आ गए थे
कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए, भाग लेने के लिए। और आज असम के मुख्यमंत्री भी जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में, चूँकि यह जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संगम होगा इस क्रूज के माध्यम से, वो अपने आप में काफ़ी अद्भुत हम कह सकते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने वाला कह सकते हैं। और इसके अलावा जैसा आप जिक्र कर रही थी टेंट सिटी का, तो हम काशी की तरफ गंगा के इस पार संत रविदास घाट पर हैं, और जो चूंकि घना कोहरा है और इस समय तो दिखाया भी नहीं जा सकता, 80 घाट के ठीक सामने की तरफ टेंट सिटी का जो निर्माण किया गया है, और जिसके बारे में हम लोगों ने दिखाया भी लोगों को कि किस तरह से पीपीपी मॉडल में उसको तैयार किया गया है, वीडीए की भागीदारी है उसमें जो है। तो ये जो पूरा क्रूज है जो आप कह रही हैं, इसमें जो हमारे अतिथि हैं उन लोगों को जब प्रधानमंत्री झंडा दिखाकर क्रूज को शुरुआत करेंगे, चलने की दिशा दिखाएंगे, तो वो उन्हीं की सोच को, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है, जो पर्यटन को बढ़ावा देने की बात है, वो इसको गति देगा। गंगा के माध्यम से बांग्लादेश के रास्ते होते हुए ब्रह्मपुत्र तक जाकर मिलेगा, जो संगम कह सकती हैं, और वही संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य भी है। बिल्कुल। और ये जो तस्वीरें हैं, ये विहंगम दृश्य हैं जो हरिकेश हम आपके माध्यम से डीडी न्यूज़ के मंच के जरिए दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को जो क्रूज में नहीं भी हैं। और क्योंकि आपने टेंट सिटी का जिक्र किया, तो ख़ास तौर पर किस तरह से पर्यटन को और बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत पीक सीज़न होता है, आपको होटल्स में कमरे नहीं मिलते, उस हिसाब से ये टेंट सिटी पर्यटन के लिहाज से जो लोग काशी की संस्कृति में रचने बसने आते हैं, उसे देखने आते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी। देखिए, काशी में मैं हूं और बाबा विश्वनाथ की नगरी कहा जाता है। अब काशी में जो टेंट सिटी का उद्देश्य है, वो आपने कहा जैसे होटल में जगह नहीं मिल रही, लेकिन जो मनोरम दृश्य होता है, जो शांति होती है, जो माँ गंगा के किनारे रहने का अद्भुत उद्देश्य है, अद्भुत अनुभूति है, उसको जो है वो स्थान देगा टेंट सिटी। और पर्यटन को अब मैं आपसे, आंचल आपके माध्यम से ऐसे जोड़ता हूं, ये रामेंद्र हैं, हमारे अपने सहयोगी, सुप्रभात रामेंद्र चल कर आए हैं, वही अवध जिसमें अयोध्या विराजमान है, राम जन्म, आपको अभिवादन कर रही हैं आंचल। रामेंद्र, पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, चूंकि राम जन्मभूमि जो है वहां पे मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी तमिल संगमम का जो काशी में चल रहा था, तो यहाँ के जो तमिलनाडु से जो यात्री आए थे उन्हें अयोध्या मंदिर प्रयागराज ले जाया जा रहा था। प्रयागराज से भी गंगा आगे बढ़ती हैं, क्रूज का जो शुरुआत होने जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए आंचल, अगर हमारे दर्शक समझ पाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी संभावनाएं हैं। यहाँ भगवान कृष्ण की जन्म स्थान है, राम का जन्म स्थान है, बुद्ध जी का यहाँ सब कुछ है, और नेचुरल पर्यावरण काशी में जो देखने आए हैं पर्यटकों से जो हमारी बात हुई है वो अभिभूत हैं। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि इतनी इस तरीके से नेचर देखेंगे, इस तरीके से मंदिर देखेंगे, इस तरीके से लोक कला लोक साहित्य जो यहाँ की परंपराएं उनको देखेंगे। उन्होंने कहा कि जब गंगा आरती हो रही थी तो हमारा धर्म तो अलग है, लेकिन हमको मन से प्रेरणा मिल रही थी कि हाथ जोड़कर खड़े हुए। जब मंदिर गए, दुर्गा जी का मंदिर देखा, तो कह रहे थे कि इतना सुंदर मंदिर बन सकता है, इतना ऊंचा बन सकता है, उनकी कल्पना में नहीं था। तो देखने के लिए बहुत चीज है। राजनीतिक नियत होनी चाहिए कि विदेशी पर्यटक यहाँ आए और यहाँ की चीजों को देखें। ये नियत नरेंद्र मोदी में और योगी आदित्यनाथ में है, जिसके कारण ये पर्यटन उद्योग आगे बढ़ेगा, इसमें कोई सोच संकोच नहीं आता। और बिल्कुल, क्योंकि आपके जरिए हम ये दृश्य देख पा रहे हैं, तो साफ तौर पर क्योंकि ये जो क्रूज है ये अपने आप में विहंगम तो है, और जब जिसकी तरह हम खासियत बता रहे हैं जो आपको आध्यात्म और संस्कृति से जुड़ेगा, तो बात ही क्या। आगे भी लगातार जब प्रधानमंत्री इसको रवाना करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तब आपसे फिर बात होगी। लेकिन फिलहाल आज के एजेंडे में इन तमाम जानकारियों को और इन दृश्यों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हमारे दोनों ही सहयोगी रामेंद्र और हरिकेश बहादुर का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ हमने बात की उत्तर प्रदेश में काशी की, अब बात करते हैं उत्तराखंड के जोशीमठ की, जहाँ ज़मीन धंसने की घटनाएं और जो दरारों की दहशत है वो इस वक्त चिंता का सबब बनी हुई है। केंद्र सरकार से लेकर उत्तराखंड की सरकार हर पल प्रभावित लोगों की सुरक्षा पर फोकस किए हुए। डीडी न्यूज़ की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से आपको पल पल का अपडेट दे रही है। आज हम आपको दिखाएंगे एनटीपीसी के उस टनल की खबर जिसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जानना बेहद जरूरी है कि सवालों में कितनी सच्चाई है या फिर ये अफवाहों पर काम किया जा रहा है।
पेश है। जोशीमठ से करीब 3 किलोमीटर पहले शेलंग गांव में एनटीपीसी के उस टनल के अंदर से हमारे संवाददाता नीरज सिंह की एक खास रिपोर्ट। इस समय हम सेलंग गांव से तपोवन के बीच में बन रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की उस सुरंग के पास हैं, जिसके बारे में ये अफवाह फैलाई जा रही है कि उस सुरंग के अंदर विस्फोट किया जा रहा है। एनटीपीसी ने ये कहा है कि इसमें किसी भी तरह का विस्फोट नहीं यूज किया जा रहा है। इसमें जो मशीन है वो पत्थरों को काट कर सुरंग बनाती है और ना कि उसमें किसी तरह का विस्फोट किया जाता है। तो अंदर किस तरह की स्थिति है, आइए आपको ले चलते हैं। इस समय हम टनल के मध्य भाग में हैं और आपको बता दें कि करीब 4 किलोमीटर का जो रास्ता है वो हमने तय किया है। और हमें अगर यहाँ देखें तो यहाँ ना तो कोई काम हमको दिखाई दे रहा है और ना ही कोई व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल खामोशी है और इस इलाके में ये पानी ज़रूर ये आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो जोशीमठ के लोगों ने ये कहा था कि जो घरों में उनके पानी आ रहा है वो टनल से पानी होकर आ रहा है, तो आपको हम ये स्पष्ट कर दें कि ये पानी साफ पानी है और जोशीमठ में जो पानी घरों से निकल रहा है वो गंदा पानी है, यानी कि मिट्टी लगा हुआ पानी है, तो वो पानी कहीं और से आ रहा है। डीएम साहब, इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं कि वहाँ पर ब्लास्ट हो रहा है, तो ऐसी अफवाहों को रोकने के लिए आपकी तरफ से कोई कदम उठाया जाए? अभी किसी प्रकार के ऐसे निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ मैं सभी जनमानस से अपील करना चाहूँगा कि जैसे फ़िलहाल अभी सभी कार्य बंद हैं, तो इस तरह की कोई भी अफवाहों को कंसिडर ना करें और इनको आगे ना बढ़ाएं। अगर बड़े पैमाने पर अफवाह फैल जाती है तो आपने देखा भी है कि यहाँ पर लोग एनटीपीसी का विरोध करने लगे कि भाई ऐसा हो रहा है, तो उन अफवाहों को रोकने के लिए एज ए जिलाधिकारी आप क्या कर रहे हैं? अगर कोई भी उनके मन में आशंकाएं हैं, संशय हैं, तो उसको हम उनको इन्वॉल्व करेंगे, उनको अवगत भी कराएंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज देखिए, एक थोड़ा सा क्योंकि आपदा प्रभावित एरिया है, तो सभी के लिए थोड़ा सा कठिन समय है, तो सभी को साथ लेके चलने की आवश्यकता है। तो उसी तर्ज पर हम एक पॉजिटिव और इंक्लूसिव तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम टनल के बिल्कुल लास्ट हिस्से में पहुँच गए हैं। करीब 8 किलोमीटर का जो सफ़र है हमने तय किया है और इसके बाद ये जो हिस्सा आपको जो गोला दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये टनल बंद है पूरी तरीके से। जॉइंट पत्थर लगाए गए हैं और कहीं से भी जो पानी है वो नहीं आ रहा है। 8 किलोमीटर की इस टनल में कहीं पर भी कोई भी ऐसा कह सकते हैं कि पॉइंट नहीं दिखाई दिया, कोई भी ऐसी जगह नहीं दिखाई दी या कहीं भी कोई हमें पत्थर नहीं दिखाई दिए जो ये बताते हों कि टनल के अंदर किसी भी तरह का एनटीपीसी के द्वारा विस्फोट किया जा रहा हो। तो जो सोशल मीडिया में जिस तरह के वीडियो चल रहे हैं, जिस तरह की बातें चल रही हैं, जोशीमठ के लोग जिस तरह की बातें सोशल मीडिया में देखकर कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, एनटीपीसी टनल, जोशीमठ। और जोशीमठ से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह। नीरज, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, साफ तौर पर जिस तरह से आपने ग्राउंड जीरो से ये खबर हम तक पहुंचाई है। मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि इस तरह की भी खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था की बात की जा रही है, जिस तरह का संकट जोशीमठ झेल रहा है, कि इसे टेहरी की तर्ज पर बनाया जाएगा। हाइड्रो मैपिंग के जरिए कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जिनको मैप किया जाएगा? क्या ये सही तरीका है जिस तरह से इस संकट से निपटने की कोशिश सरकार कर रही है? देखिए, बिल्कुल आंचल 3 जगह आइडेंटिफाई अभी तक हुई हैं। एक तो पीपली कोठी एक जगह है। इसके अलावा अगर हम औली की बात करें, औली में भी एक जगह देखी गई है और इसके अलावा एनटीपीसी के पास काफ़ी बड़ी संख्या में जो लैंड है वो वहाँ पर मौजूद है। तो ये 3 जगह आइडेंटिफाई की हैं। जो शेयर होल्डर हैं, ख़ास तौर से जिनके मकान डैमेज हुए हैं या फिर जिनके पास कमर्शियल स्पेस था, दुकानें थीं, या फिर जो होटल्स के मालिक थे, उनके साथ जो सरकार है और इसके अलावा जो प्रशासन के लोग हैं, वो 13 सदस्यीय एक कमेटी बनी है जो जिलाधिकारी चमोली उसको लीड कर रहे हैं और उन सभी लोगों से इस विषय पर चर्चा की जाएगी और जल्द से जल्द एक समाधान निकाला जाएगा। क्योंकि जब हमने डीएम से बात की तो उनका ये कहना था कि मुआवजे को लेकर भी लोग अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं।
कुछ कैश मांग रहे हैं, कुछ ज़मीन के बदले ज़मीन मांग रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि हमको बद्रीनाथ की तरफ कुछ जो इलाका है वहाँ पर जो जगह है वो दे दी जानी चाहिए। लेकिन अब सभी शेयर होल्डरों से ठीक तरीके से बात करने के बाद ही एक कह सकते हैं कि सही निर्णय पर पहुंचा जाएगा और एक सकारात्मक माहौल में जो बातचीत है वो भी जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से इस 13 सदस्यीय कमेटी में लोगों को शामिल किया गया है, जो पार्षद हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, वो इसके हिस्सा होंगे, जो सीधे सीधे अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए जो भी उस बैठक में या कह सकते हैं कि जो भी वो कमेटी डिसाइड करेगी और जोशीमठ के लोगों के लिए वो बेहतर होगा। दूसरी, प्रशासन अभी वैकल्पिक विषयों पर भी लगातार काम कर रहा है, जैसे कि लोगों को जो सुविधाएं हैं इस ठंड के मौसम में तत्काल दी जा सके, उनको अगर वो कहीं ऐसी जगह पर रह रहे हैं, उनके घरों में दरार है, तो उनको वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दें, उनको खाने पीने का इंतजाम करें। तो ये 2 तरीके से काम चल रहा है और 3 जगह आइडेंटिफाई की है जहां पर जल्द ही कोई फैसला होगा और उसके बाद टिहरी की तर्ज पर ही इन लोगों को बसाया जाएगा। बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी नीरज दे रहे हैं, लगातार वहां से बेहतरीन ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए, तमाम अफवाहों को अलग करते हुए और सटीक और सही जानकारी डीडी न्यूज़ के मंच के माध्यम से देते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, आपसे लगातार हम जोशीमठ पर तमाम जो अन्य बातें हैं उन पर अपडेट्स लेते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं खेल की खबर की, जो कि आज के एजेंडे में तीसरी खबर है। ओडिशा में 15वें हॉकी विश्व कप में मुकाबले की शुरुआत आज से होगी। 17 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी। मुकाबले भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 29 जनवरी को खेला जाएगा। 16 टीमों को 4-4 के ग्रुप में बांटा गया है। भारतीय टीम आज स्पेन के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। टीम इंडिया अपनी मेजबानी में हो रहे टूर्नामेंट में 48 साल बाद पदक जीतने के लिए उतरेगी और अगर इस बार वो पदक जीतने में सफल रहती है तो 8 बार की ओलंपिक चैंपियन टीम का फिर से विश्व हॉकी में दबदबा बनाने का जो एक संभावना है वो और मजबूत होगी। भारत ने अब तक 3 पदक जीते, एक पदक शुरुआती संस्करण 1971 में, दूसरा 1973 और तीसरा अजित पाल सिंह के नेतृत्व में 1975 में। वहीं दिन के अन्य मैच में अर्जेंटीना का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा, ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से, जबकि इंग्लैंड वेल्स से भिड़ेगी। तो भुवनेश्वर में जो राउरकेला से मौजूद है हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला। मुकेश, तो 48 साल बाद आज अगर हम बात करें पदक जीतने के लिए भारत मैदान पर उतरेगा, कितनी प्रबल संभावनाएं आप वहां पर देख पा रहे हैं भारत की जीत को लेकर? आंचल, बिल्कुल 48 साल के सूखे को खत्म करने के लिए आज से भारत अपना कैंपेन शुरू करेगा और कहीं ना कहीं उनको उम्मीद है आज उनका पहला मुकाबला स्पेन के खिलाफ होगा। ऐसे में टीम जो है वो गियर अप दिखाई दे रही है और एक नया बिरसा मुंडा स्टेडियम जो राउरकेला में बना है वो उसका विटनेस बनेगा। यहां से शुरुआत करेगी टीम इंडिया, उसके बाद इंग्लैंड के साथ मैच खेलेगी, उसके बाद तीसरा मैच भुवनेश्वर में खेला जाएगा। लेकिन आज अगर टीम के लाइनअप की बात करें आंचल, तो जिस तरह से हरमनप्रीत टीम के कप्तानी करेंगे, नए कप्तान हैं और बहुत अच्छे पेनल्टी कॉर्नर हैं विश्व के, और साथ साथ उनको मनप्रीत का साथ मिलेगा, पीआर सुजेश का साथ मिलेगा, आकाशदीप टीम में है और यहाँ के लोकल बॉय जो है वो भी यहाँ पर है, अमित रोहित दास जो है वो यहाँ पर खेलते दिखाई देंगे। तो काफी कुछ देखने को मिलेगा जब ये शाम को 7 बजे मुकाबला शुरू होगा। और भारतीय टीम से इसलिए भी उम्मीदें क्योंकि उनका बीता वर्ष अगर आप देखें तो कितना अच्छा रहा। पहले टोक्यो में वो जीते और टोक्यो में ही उन्होंने स्पेन को हराया भी था, तो ऐसा कोई बड़ा उनके लिए टास्क नहीं है स्पेन को हरा पाना, क्योंकि स्पेन को पहले वो हरा करके आए हुए थे। और इसके बाद उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में सिल्वर मेडल जीता और उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया में खेली गई सीरीज में भी उनका अच्छा प्रदर्शन रहा। तो कहीं ना कहीं टीम का स्ट्रेंथ है, उनके जो कोच हैं ग्रीम हीड, वो जिस तरह से लीड कर रहे हैं टीम को, वो उन्होंने जो विश्वास जताया टीम के अंदर, जब से वो टीम की कमान संभाल रहे हैं, कोच बने हैं, उन्होंने काफी बदलाव किया। टीम जो है वो एग्रेसिव खेलती हुई दिखाई दे रही है, जो उनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर एडवांटेज है। और जो अन्य मैच है अगर उनके बारे में जानकारी आपसे चाहें कि अन्य जो टीमें हैं, क्योंकि दावेदारी के लिए तो वो भी मैदान पर हैं, आज अन्य किन टीम्स के बीच में मैच है?
बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के बीच में जो मुकाबला है उस पर सबकी निगाहें होगी। ऑस्ट्रेलिया जो है वो दूसरी ऐसी टीम है जिसने विश्व कप सबसे ज्यादा अपने नाम किया है नीदरलैंड के साथ। वो टाई करती है, 3 वर्ल्ड कप उनके नाम हो चुके हैं। ऐसे में इनको भी यहां पर कम नहीं आंका जा सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आंचल, जो ग्रुप है आपके, जो 16 टीमें हैं उसमें जो टॉप रहेंगे ग्रुप में अपने अपने, वो सीधे क्वार्टर फाइनल के लिए जाएंगे। उसके बाद क्रॉसओवर मैच खेले जाएंगे, आपका बी के साथ सी का मुकाबला होगा। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टेबल होगा, बहुत ही शानदार तरीके से मुकाबला होगा। वेल्स भी अपना मुकाबला खेलेगी। तो जैसे जैसे टीम अपनी गियर अप करेंगी, क्योंकि 16 वो टीमें हैं जो की क्वालिफाई करके यहां पर आती हैं। जिस तरह से आपको पता है पाकिस्तान ने क्वालिफाई नहीं किया, बहुत सेटबैक है पाकिस्तान के रिजीम के लिए, क्योंकि अक्सर भारत पाकिस्तान का मुकाबला यहां देखने के लिए दर्शक जुटते थे, जैसे क्रिकेट में जुटते थे, लेकिन उनके लिए सेटबैक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा क्लेवर जो है वो हल्का सा कम होगा, क्योंकि भारत और उनको आर्च राइवल माना जाता था। लेकिन बाकी जो टीमें हैं, जिस तरह से बेल्जियम ने नीदरलैंड को पिछले विश्व कप में हराया था, तो काफी पोटेंशियल लेकर के आए हैं। वेस्ट चिली अपना यहाँ डेब्यू करेंगे। वो दोनों ऐसी टीमें हैं जिनका पहला मुकाबला होगा वर्ल्ड कप में। और जो बाकी टीमें खेल रही हैं वो भी धीरे धीरे पोडियम की तरफ बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अभी शुरुआत है, जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे, उसके हिसाब से आपको पता लगेगा कि टेबल में कितनी क्लैरिटी है, कौन सी टीम आगे बढ़ने के लिए प्रबल दावेदार मानी जा रही है। लेकिन भारत को किसी भी हाल में कम नहीं आंका जाता है। और यहाँ के फैंस की बात करें, चाहे राउरकेला हो, चाहे कलिंगा स्टेडियम हो भुवनेश्वर का, फैंस एकदम जोर लगाने को तैयार है। हमने जाकर के लोकल बच्चों से बात करी, फैंस से बात करी, और लोगों से मतलब आप बात करेंगे तो आपको लगेगा खाली इंडियन टीम के बारे में वो बात नहीं कर रहे हैं, वो बात ऑस्ट्रेलिया के बारे में कर रहे हैं, नीदरलैंड्स के बारे में कर रहे हैं। आपको एक ही चीज बता रहे हैं कि कितना इंटरेस्ट है। यानी ऐसे राज्य में जब स्पोर्ट्स होता है और आपको उनकी फैन फॉलोइंग दिखती है, तो एक अलग ही मजा है, एक अलग ही माहौल है। आपसे जानकर बहुत अच्छा लगा मुकेश, बाजार देखें, रोड देखें, पूरा एक चीज जानकर आपसे बहुत अच्छा लगा मुकेश, हालांकि संक्षिप्त समय बहुत कम है, कि क्रिकेट से इतर भी हॉकी के भी बहुत दीवाने हैं। समय कम है मेरे पास, लेकिन आगे भी आपसे, क्योंकि ये रोमांचक मैच है, इन पर लगातार आपसे स्पोर्ट्स बुलेटिन्स में और बाकी बुलेटिन्स में अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। जिस तरह से मुकेश बता रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय अगर हम हॉकी महासंघ की बात करें तो कप्तान के रूप में वर्ष के श्रेष्ठ खिलाड़ी हरमनप्रीत एक बेहतरीन रक्षक के साथ साथ बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर भी हैं। तो आज उनके इस खेल पर रहेगी खास नजर। लेकिन आज के एजेंडे में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।